Hi everyone. So in this lecture we are going to cover the next chapter, that is judiciary. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इससे पहले के चैप्टर्स कवर कर लिए थे और आज हमें स्टार्ट करना है विद जुडिशरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो जुडिशरी का मेन रोल क्या है? जुडिशरी मतलब जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो अगर मैं बात करूं जुडिशरी की तो इनका काम क्या होता है? देखिए, जुडिशरी का मतलब होता है कि वो कैटेगरी जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि गवर्नमेंट के जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तीन ऑर्गन्स होते हैं। कौन से? एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर हम जुडिशरी की बात करें तो वो गवर्नमेंट का वो ब्रांच है जो लॉ को इंटरप्रेट करने के काम आता है। ठीक है, यानी कि जो भी लॉ है, अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर हम बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर लॉ गिवन है तो उसका अगर कभी भी बायसनेस होगी या कभी भी डाइसी होगा कि इसका ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है, तो उस केस में जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कि उस लॉ का एक्चुअली मतलब क्या है। तो लॉ को इंटरप्रेट करने के काम आती है जुडिशरी। ठीक है, कभी भी डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट को सेटल करेगी, सेटल डिस्प्यूट्स, और सारे सिटीजन को जस्टिस देने का काम करती है जुडिशरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि लॉ को इंटरप्रेट कर रही है, सबको जस्टिस दे रही है, डिस्प्यूट सेटल कर रही है, तो इनका क्या काम होता है? जुडिशरी का काम होता है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है? तो देर इज एन आर्टिकल जिसका होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू। उस आर्टिकल में क्या है? जुडिशियल रिव्यू। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है वो, और ये इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दैट इज जुडिशियल रिव्यू। उसके तहत क्या होगा? अगर कभी भी किसी सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। राइट, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है तो उस केस में जुडिशरी कम्स इन टू प्ले। राइट, अब खुद सोच के देखिए, अगर डेमोक्रेसी आप चाहते हैं, डेमोक्रेसी सही से रहे किसी भी देश में, तो उसके लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, इम्पार्शियल होना और उनका फंक्शन करना, अच्छे से फंक्शन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर जैसे लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, अगर जुडिशरी इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना सकता है और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन जस्ट बिकॉज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है और अच्छे से फंक्शन करती है, तो वो एक चेक एंड बैलेंस बना के रखती है लॉज के ऊपर। राइट, दैट इज वाई इसको वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जा सकता है, कहा जाता है इनफैक्ट। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि गवर्नमेंट के बाकी ब्रांचेस, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट के बाकी ब्रांचेस इसमें जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। राइट, जुडिशरी के फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जुडिशरी अपने आप अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है और इसके लिए कुछ आपको दिखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी गिवन है कि उन केसेस में टू प्रूव कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे, जुडिशरी पढ़ रहे होंगे, पर्टिकुलरली अलग अलग कोर्ट्स पढ़ रहे होंगे। राइट, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ के जो जजेस हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं और काम नहीं करेंगे। राइट, कहीं और गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे। अगर कर सकते होते तो क्या होता? जो भी गवर्नमेंट वहां पे पावर में है वो कह देती कि चलो आपके रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ पर कुछ करवा देंगे या इस पोजीशन पर रख देंगे, और उस चक्कर में हो सकता था जुडिशरी का जो अ, जो फैसला है वो पार्शल हो जाता या बाइस्ड हो जाता। बट ऐसा है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जिसके तहत जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने की बात की गई है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का यह भी मतलब है कि जुडिशरी को किसी का फियर नहीं होगा। राइट, जुडिशरी अपना काम कर सकती है विदाउट एनी फियर, जजेस अपना काम कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ फेवर। राइट, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ओके,
अब मैं जजेस के डिसीजन की अगर बात करूं, जजेस के डिसीजन जो भी आते हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है और उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता बाय एनी अदर ऑर्गन। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी। अब इससे पहले कि हम इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर पे पहुंचे, आप खुद सोच के देखिए, अगर इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा होता है जुडिशरी का स्ट्रक्चर? आपने सुना होगा इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर, इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट and interrelated at the same time. What does that mean? Think about it. Give it 10 seconds. Independent and interrelated at the same time. क्या मतलब है इसका? Independent and integrated. इसका क्या मतलब है? तो खुद सोच के देखो, इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि बाकी के ऑर्गन्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट? इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा एक सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? कि जैसे अब मैं बात करती हूँ, सबसे नीचे कौन से होंगे? सबसे नीचे विल बी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद फंक्शन मैं आपको बता दूंगी। सबके नीचे, सबसे नीचे वुड बी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके ऊपर वुड बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके ऊपर हाई कोर्ट एंड सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो अगर मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और जो पर्सन है वो उस फैसले से जस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि जस्टिस नहीं मिला उसको, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके फैसले को वो चैलेंज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। तो आप देख सकते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड भी वर्ड यूज किया जाता है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, अ सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। तो जैसे अगर मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करती हूँ, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में कौन कौन से केसेस देखे जाते हैं? सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस इसमें देखे जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मैं देखूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से केसेस होते हैं? पहला, जो उस डिस्ट्रिक्ट में होता है, ऐसे केसेस जो उस डिस्ट्रिक्ट में अराइज होते हैं उनको डील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद यहां पर अपील, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं उसकी अपील लगाऊंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राइट? तो यहाँ पर जो भी अपील आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो भी वो देखते हैं, यानी कि लोअर कोर्ट से आता है वो भी वो देखते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट में अब फिर से देखो, अपील वाला तो चलेगा ही, कि अब लोअर कोर्ट से जो भी अपील आई है वो तो हाई कोर्ट देखेगा ही। उसके अलावा आप यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, राइट? उसके बाद हाई कोर्ट क्या देखता है? जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में अराइज हुए हुए केसेस को देखता है, तो हाई कोर्ट उस स्टेट में जो भी केसेस अराइज होते हैं उनको देखता है हाई कोर्ट, और अपील देखता है और फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, फाइनली आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हमें पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपिक्स बॉडी है, एपिक जुडिशरी बॉडी है। इसके जो भी डिसीजन होंगे वो कैसे होंगे? मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ये जो भी डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो मानना ही पड़ेगा, यानी कि इसके डिसीजन कैसे होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ओके। इनके पास एक और पावर होती है, क्या? कि किसी भी कोर्ट के पास कोई पर्टिकुलर केस है तो उनको डायरेक्टली वो अपने पास ले सकते हैं। मतलब अभी मान लो हाई कोर्ट के पास कोई केस है, फैसला आया नहीं आया डजेंट मैटर, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि इस केस पे फैसला मैं सुनाऊंगा तो वो डायरेक्टली उनको ट्रांसफर कर सकता है अपने आप खुद के पास। एंड फाइनली,
फंडामेंटल राइट्स, आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट है क्योंकि बाकी के जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, एंड एट द सेम टाइम इंटीग्रेटेड है क्योंकि एक सिंगल स्ट्रक्चर है जुडिशरी का जो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, दैट इज वाई यू विल सी कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, ओके अब मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस देखता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये सिविल और क्रिमिनल क्या है, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ क्या है। तो देखिए क्रिमिनल लॉ में जैसा आप देख सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम इसमें क्रिमिनल है तो क्राइम के लिए यूज होता है। ठीक है, क्राइम के लिए कोई भी सिटीजन या एंटिटी, एंटिटी इन द सेंस कि या तो एक सिटीजन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सिटीजन या एंटिटी कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ होता है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस अपने आप शुरू नहीं होता, क्रिमिनल केस के लिए पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। ठीक है, लोकल पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है, पहले एफआईआर होगा और उसके बाद ही कोर्ट में जाता है ये मैटर। पहले एफआईआर होगा फिर कोर्ट में जाता है। जबकि सिविल लॉ की अगर हम बात करें तो सिविल लॉ में जनरली क्या आएगा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनको वायलेट किया जा रहा है तो ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं सिविल लॉ के अंदर। क्लियर, तो हमें पता है सिविल लॉ के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल अगर केसेस है तो उस केस में पहले एफआईआर होगी, उसके बाद ही आप कोर्ट में जाएंगे। क्लियर, ओके अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उनका ज्यूरिसडिक्शन आपको मतलब तीन टाइप्स के ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। लेट्स सी, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो तीन टाइप के मिल जाएंगे। पहला ओरिजिनल, दूसरा एपलेट एंड तीसरा एडवाइजरी। सो लेट्स सी किन बच्चों को पता है इसका, ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी। यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या होते हैं ये ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी। ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी, डिटेल में नहीं जाएंगे हम, मुझे बस ये बता दो कि इसका मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि इसमें डिटेल में काफी कुछ है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, राइट। तो मुझे बताओ ओरिजिनल, एपेलेट और एडवाइजरी क्या है, जैसा नाम सुनने में लग रहा है बिल्कुल वही है। ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी, चलिए देखते हैं। तो ओरिजिनल में क्या होता है जब कोई केस डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास आया है, राइट, तो उसको ओरिजिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जैसे कि अब फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हुआ है और वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास ही गया है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसमें काम आएगा, राइट। एपिलेट क्या होता है, मतलब अपील के थ्रू, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था कि हाई कोर्ट में कोई डिसीजन लिया गया है, हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं उसके फैसले से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, हाई कोर्ट के फैसले पे अपील की है सुप्रीम कोर्ट को, उस केस में जो ज्यूरिसडिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको कहेंगे एपिलेट, राइट। अब एडवाइजरी क्या होता है, मतलब एडवाइजरी का मतलब कोई एडवाइस दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो एडवाइजरी के केस में क्या होगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होता है जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर पे आप अपना ओपिनियन दीजिए, उसको कहेंगे एडवाइजरी। ओरिजिनल मतलब जिस भी कोर्ट के पास आया है, डायरेक्टली कोई केस आया है, उसको ओरिजिनल कहेंगे। एपिलेट मतलब अपील के थ्रू गया है, और तीसरा एडवाइजरी मतलब जब प्रेसिडेंट बोलता है कि इस पर्टिकुलर केस पे मुझे आपका ओपिनियन चाहिए टू सुप्रीम कोर्ट, उसको कहेंगे एडवाइजरी। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर्स जैसे कि जो पूछ लिए जाते हैं आपके जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है, तो ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी। देयर इज वन मोर, रिव्यू जुरिस्डिक्शन। रिव्यू जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट इट, आपके जनरल बुक्स में यही तीन दिए होते हैं। देयर इज वन मोर, रिव्यू, रिव्यू जुरिस्डिक्शन।
ये आर्टिकल 137 में है। देखिए, रिव्यू मतलब जो भी आपके केसेस हुए हैं, मतलब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना दिया है, अब उसके पास पावर है कि वो उसको रिव्यू कर सकता है बाद में, इसको कहते हैं रिव्यू जुरिस्डिक्शन। तो कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास? ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी एंड रिव्यू जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब, व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? कब आया था सुप्रीम कोर्ट, कब शुरू हुआ था? तो इट स्टार्टेड इन ऑन 28 जनवरी 1950। ठीक है। अब अगर मैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करूं, हमने भी पढ़ा ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसके पास, तो ये बताओ कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? क्योंकि हाई कोर्ट का भी जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं बताऊंगी आपको, ओरिजिनल वाला हाई कोर्ट के पास भी आता है। तो इंडिया के अंदर 5 हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स, जिनके अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कौन कौन से? हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑफ कोर्स, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? ओके, आगे देखो। अब इंडियन जुडिशरी का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है जुडिशरी का? जस्टिस प्रोवाइड करना, है ना? तो जस्टिस प्रोवाइड करना, अ, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीफ फंक्शन क्या है? माय पेन, यस, चीफ फंक्शन। चीफ फंक्शन क्या होता है जुडिशरी का? कि आप वो लॉज अप्लाई करते हैं, ठीक है, लॉज अप्लाई करके किसी भी स्पेसिफिक केस में डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ। क्या मतलब है इसका? क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ? देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई केस है, ठीक है, उस पे जजेस किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, ओके, किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जजेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन सेंस या प्रीवियस केसेस। तो ऐसा करने में क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या है, याद रखना ये, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो पहले के जजेस ने इस पे कोई भी डिसीजन लिया है उसको मान लिया जाएगा। ये है स्टेयर डिसाइसिस। उस लॉ पे पहले के जजेस ने जो भी डिसीजन लिया होगा, पहले जो भी उस लॉ को अप्लाई करके डिसीजन लिया गया होगा, उसको मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा था गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, नॉर्मल, ये तो हमने पढ़े ही थे। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा जैसे अब फेडरेशन में, अब देखिए फेडरेशन में क्या होता है कि जैसे स्टेट के पास कुछ पावर है और सेंटर के पास कुछ पावर है, उनमें डिस्प्यूट हो जाए तो उस केस में जुडिशरी कम्स इन टू प्ले, राइट? तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस हैं जुडिशरी के। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिविल कोर्ट की। मैंने आपको बताया था अभी क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। तो देखिए सिविल कोर्ट के अंदर क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या आएगा, राइट? किसके अंदर कौन सा आता है और सिविल लॉज कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, सिविल कोर्ट्स कहाँ कहाँ है, ठीक है? सिविल कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो किससे डील करेंगे? ऑब्वियसली सिविल लॉ। अभी हमने पढ़ा था सिविल कोर्ट्स किससे डील करते हैं, सिविल लॉ से। सिविल लॉ, ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में सिविल लॉ होता है, जो क्राइम किया गया उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में सिविल लॉ होता है। अब क्रिमिनल लॉ या क्राइम कौन से में आप अप्लाई करेंगे? जैसे कि मर्डर हो गया, या रॉबरी हो गई,
एटसेट्रा। आर्सन हो गया मतलब कहीं पे आग लगा दी, तो इन सब केसेस में क्रिमिनल लॉ होगा। अदरवाइज सारे जितने भी नॉर्मल केसेस आपको देखने में लगेगा जहां पे कुछ क्राइम नहीं हुए, वो सब सिविल लॉ के अंदर आते हैं। अब सिविल लॉ और कहाँ कहाँ आएगा? जब कोई डिस्प्यूट हो, जनरल कोई डिस्प्यूट होता है तो सिविल लॉ अप्लाई होता है। जब कोई डिस्प्यूट हो, जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सू कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर प्रॉब्लम है, डिवोर्स है, उसके अलावा बैंक्रप्सी है, डेट है, ये सारे क्या होंगे? सिविल लॉ होंगे। ओके, अब सिविल कोर्ट के अंदर और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जजेस के पास क्या क्या पावर होती है, वो आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा, एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला, सबसे ऊपर कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट के नीचे आपको मिल जाएगा एक तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर भी सिविल केसेस होंगे, क्रिमिनल केसेस होंगे। डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के अंदर भी सिविल होगा और क्रिमिनल होगा। जब हम बात करते हैं सिविल, जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के अंदर सिविल की बात करें, तो वहां कौन से कोर्ट्स आएंगे? सिटी सिविल कोर्ट्स या कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉजेस, छोटे मोटे काम। दूसरा, क्रिमिनल की अगर हम बात करते हैं तो क्रिमिनल के अंदर आता है सेशन कोर्ट, जिसके अंदर आएंगे सेशन जजेस। चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जिसके अंदर आएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन जज। और उसके नीचे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आपको ऐसे ही सीरियल याद होना चाहिए, कहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए सेशन कोर्ट्स, ठीक है, सेशन कोर्ट्स किस किस के अंदर आते हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। ऐसा तो हमें लगेगा कि सेशन कोर्ट तो सेशन कोर्ट के अंदर आना चाहिए, क्रिमिनल के अंदर, बट ऐसा नहीं, वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के क्रिमिनल के अंदर भी आते हैं, राइट। तो इस पूरे ऑप्शन, इसको चार्ट को याद कर लेना। ऐसे ही सिविल कोर्ट में जब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के, तो वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा सिविल के अंदर, सब कोर्ट मिल जाएंगे, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। मुंसिफ कोर्ट जिसके अंदर जिसके जज कौन होते हैं? जूनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ। ऐसे ही क्रिमिनल के अंदर आएंगे सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास। सो जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया, ये बताओ, डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन से जज बैठते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन बैठेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज, ये हमने अभी भी पढ़ा। ऐसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास में कौन बैठेगा? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अ, अब मैं अगर जज, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करती हूँ, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे हाईएस्ट, अरे पेन गायब हो जाता है, हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा होता है? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। हाईएस्ट सिविल कोर्ट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। एंड ये रहा, इसके अंदर, इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों पावर्स हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों पावर है। यही अगर मैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करूं, तो कहां पर होता है ये कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज? इट इज इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ओके, मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, काफी सारा लिख दिया हमने लिख दिया है स्क्रीन पे। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? जो आपके चार्ट है वो तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हमने क्या देखा? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है सिविल की, वो है डिस्ट्रिक्ट जज की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास दोनों पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर होती है। अब क्रिमिनल वाला भी सेट आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों को, ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, ये क्रिमिनल सिविल केसेस दोनों देख सकते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब आई जस्ट टेक अ ब्लैंक पेज। चलिए, तो यहां पर देखो,
जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था सिविल कोर्ट्स के बारे में। जो सिविल कोर्ट्स होते हैं इनके अंदर 4 टाइप्स होते हैं जुरिस्डिक्शन के, 4 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, 4 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला इज सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सेकंड इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। थर्ड इज पेक्यूनियरी jurisdiction, pecuniary jurisdiction. And fourth is appellate jurisdiction. बताइए इसमें से कौन से jurisdiction का आपको पता है? You have 30 seconds to answer this question. कौन से jurisdiction का आपको पता है, क्या होता है वो? ओके, देखिए सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि ये मतलब वो कोर्ट्स कोई भी टाइप के, पर्टिकुलर टाइप के केसेस को हैंडल कर सकता है, ट्राई कर सकता है, और कोई भी पर्टिकुलर टाइप के केसेस को, तो उसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। टेरिटोरियल, जैसे नाम से पता चल रहा है, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट में, मतलब जो एरिया है उस एरिया के अंदर, उस लिमिट के अंदर जो भी इसके आते हैं केसेस उनको ये हैंडल कर सकता है, बट रिमेंबर अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं। तीसरा आता है पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी का मतलब है जो मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। और चौथा एपेलेट, एपेलेट का मतलब ये हमने पढ़ा ही था कि लोअर कोर्ट के केस को ये जैसे अगर कोई अपील करता है तो वो जा सकता है हायर कोर्ट्स में, और अपने जो भी जो उसको जस्टिस मिला है या नहीं मिला है, जो भी उसको वर्डिक्ट मिला है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, किस किस के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने आपको बताया था, और हाई कोर्ट, दोनों के पास है, यानी कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन के थ्रू। क्लियर? अभी हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट अगेन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, आर्टिकल 124 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 124 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 124 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगेन इंडियन जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है? टॉप पे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, और नीचे लोअर कोर्ट्स होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट फिर लोअर कोर्ट्स होंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, अगर मैं इंडियन जुडिशरी की बात करूं तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड, इनमें से जो भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, दोनों ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। ओके, और मेन फंक्शन क्या है जुडिशरी का? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी? मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी क्या है? लॉ को इंटरप्रेट करना और उसको अलग अलग केसेस में अप्लाई करना। ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है एपेक्स जुडिशियल कोर्ट है ये, या हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट, सबसे ऊपर आता है, राइट? ओके,
अपील के लिए अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था एपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपील के लिए देखा जाए मतलब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना। तो अपील के लिए देखा जाए अगर, तो ये क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है, फाइनल कोर्ट है ये, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। क्या मतलब है इस बात का, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि अब इससे ऊपर कोई और कोर्ट नहीं आता जहां पे आप जाके अपील कर सके। ठीक है, दिस इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ओके, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे बताओ ये सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको पता होगा देयर वाज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पढ़ा है आपने ये, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था किसके हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से देयर वाज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो कोर्ट था ना, इसका क्या काम था, फेडरल जैसा नाम से समझ में आ रहा है, तो इसका काम था जो भी डिस्प्यूट्स होते थे प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट्स में, उनको सॉर्ट आउट करना। कौन से डिस्प्यूट्स, प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट, इनके बीच जो भी डिस्प्यूट होते थे उसको सेटल करना। और हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो भी अपील, अगेन जैसा हमने अभी पढ़ा ना, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है जो भी अपील होता है हाई कोर्ट से, तो ऐसे ही यहाँ पे हाई कोर्ट से अगेंस्ट जो भी अपील जाती थी वो सुप्रीम इसी के पास, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाती थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट और जो जुडिशियल कमिटी है, जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को किससे रिप्लेस कर दिया गया, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इट केम इनटू बीइंग इन जनवरी 1950, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, तो वन, जो आपका एक चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस, जस्टिस और सेवन अदर जजेस। ठीक है, ये जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा दिया गया था बाय पार्लियामेंट, और अभी फिलहाल 34 जजेस हैं टोटल। कितने हैं, 34 जजेस इन टोटल, जिसमें से एक सुप्रीम ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब इनका क्या क्या फंक्शन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक तो अपील आता है, ठीक है, जो भी हाई कोर्ट के या अदर अदर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के जो भी अपील होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके बीच में डिस्प्यूट सेटल करने का काम करता है। अम, इसके अलावा जैसा हमने एडवाइजरी वाला पढ़ा था जुरिस्डिक्शन की, प्रेसिडेंट अगर कहीं पे इनका ओपिनियन जानना चाहता है इसका सुप्रीम कोर्ट से, तो वो उनको एडवाइस कर सकता है, उनको रिक्वेस्ट कर सकता है, तो वो भी करते हैं ये। इसके अलावा ये अपने आप भी केसेस ले सकते हैं, सुओ मोटो, आप ये सुनोगे, सुओ मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने आप भी केसेस चूज कर सकता है और उस पे वर्डिक्ट दे सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। मतलब अब इसके बाद आप कहीं पर नहीं जाओगे कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है तो हम किसी और कोर्ट में जाके पूछेंगे, हम किसी और कोर्ट से जस्टिस लेने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कैसे होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। उसके अलावा हमने जुरिस्डिक्शन का पढ़ लिया है, ओरिजिनल, एडवाइजरी, एपिलेट और रिव्यू। देन अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके 34 जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। और जनरली ना इनका बेंच होता है, जैसा आपने सुना होगा ना, इस केस के लिए एक बेंच बैठी थी इतने जजेस का, तो इनका ना बेंच होता है दो या तीन का, दो या तीन के बेंचेस में बैठते हैं जिसको डिवीजन बेंच कहा जाता है। या पांच और उससे ज्यादा के बेंच में बैठेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। देखो 34 जजेस हैं, वेट, देखो टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें से एक सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब ये सारे 34 एक साथ तो नहीं बैठेंगे, तो दो या तीन के बेंच में बैठते हैं ये, और इस दो या तीन के बेंच को कहा जाता है डिवीजन बेंच। क्या कहा जाएगा, डिवीजन बेंच। ऐसे ही अगर पांच या उससे ज्यादा, फाइव और मोर, पांच या उससे ज्यादा के बेंच में अगर बैठे तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और स्पेशली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसमें कौन से मैटर्स होते हैं जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे लॉ के, उनको डिसाइड किया जाता है, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, आप पूछ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज एलिजिबिलिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो आर्टिकल, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 124 के अंदर मेंशन है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो 65 ईयर्स से कम हो, लेस देन 65, सबसे पहली चीज इंडियन सिटीजन, दूसरा 65 ईयर्स से कम हो, वो एलिजिबल होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट इफ, क्या क्या और चीजें पूरी करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमने क्या देखा, सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन लेस देन 65 ईयर्स। अब दूसरा, अह, दूसरा है कि कम से कम 5 साल के लिए, 5 ईयर्स मिनिमम है, 5 ईयर्स या उससे ज्यादा, 5 ईयर्स या उससे ज्यादा के लिए वो जज रहा हो किसी एक या उससे ज्यादा हाई कोर्ट्स का, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो वो, ठीक है, हाई कोर्ट का जज। तीसरा, अगर वो एडवोकेट था, ठीक है, जज नहीं था, एडवोकेट था, यानी कि लॉयर था, तो एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट, किसी एक या उससे ज्यादा हाई कोर्ट्स का, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स और मोर। और तीसरा, फोर्थ क्या है कि प्रेसिडेंट की आंखों में ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। राइट, सबसे पहली चीज क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 65 ईयर्स से कम होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। दूसरा, या तो वो 5 साल या उससे ज्यादा के लिए किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या वो एडवोकेट रहा हो 10 साल या उससे ज्यादा के लिए किसी भी हाई कोर्ट का, या फिर प्रेसिडेंट की आंखों में ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, बाकी सबसे अलग हट के काफी अच्छा ज्यूरिस्ट रहा हो, तो उस केस में भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? If you have any questions, you can ask. I'll give you 10 seconds to ask your questions. ओके, जब हम कोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड डोंट वरी, एट द एंड वी विल रिवाइज एवरीथिंग वंस, सो दैट आपका जो भी रह गया हो आप पढ़ सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? आपने सुना होगा कि इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? देखिए, सिंपल सा मतलब है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कि कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, यानी कि दिस इज एन ऑफेंस वेयर अ पर्सन इज बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल या डिसओबीडियंट टुवर्ड्स द कोर्ट। ठीक है, या तो पर्सन डिसरेस्पेक्टफुल है या डिसओबीडियंट है टुवर्ड्स द कोर्ट, इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अंदर दो आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। पहला, कि कोर्ट रूम में ही इज डिसरेस्पेक्टफुल, जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं उनके लिए वो डिसरेस्पेक्टफुल है पर्सन। या दूसरा, willfully failing to obey अ कोर्ट ऑर्डर, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और वो जानबूझ के अपनी मर्जी से उनको फॉलो नहीं कर रहे, उसको भी क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसके लिए क्या हो सकता है, प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, जिसके बारे में अभी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो अब आपने कुछ क्वेश्चंस तो पढ़ लिए हैं। अब आप मुझे बताइए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया के अंदर कितने सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये भी आपको बताना है। और कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम ये तीनों चीजें कवर कर चुके हैं। देखिए, 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? श्री अरविंद बोबड़े। और उन्होंने वो कब, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 2019 में, नवंबर 2019 में। दूसरा सवाल, इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट्स हैं। तीसरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 34 जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग सीजेआई। क्लियर? तो आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे हाई कोर्ट्स के बारे में देखते हैं। अब हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है, बट कहाँ, सवाल ये है। मैंने अभी बोला सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, अब मैं बोल रही हूँ हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। तो हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट कहाँ होता है, बताइए। ओके, यस, हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है कहाँ पर? स्टेट के अंदर। फिलहाल 25 हाई कोर्ट्स हैं और कुछ स्टेट में कॉमन हाई कोर्ट्स भी है। अब हाई कोर्ट्स के बाद क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से आर्टिकल डील करता है हाई कोर्ट के फंक्शंस और पावर्स के साथ। वन सेकेंड। तो हाई कोर्ट के पावर्स और फंक्शंस के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है हाई कोर्ट के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पावर्स के बारे में। ठीक है, जैसे, और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कुछ स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तमिलनाडु और पुडुचेरी के एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो ऐसे कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स भी हैं इंडिया के अंदर। ओके, अब देखो, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में, और हाई कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन। कौन कौन सा? सबसे पहला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है। बताइए क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? अभी हमने पढ़ा था, बताइए क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? अभी अभी पढ़ा था हमने। क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है, एक तो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हाई कोर्ट के पास है? ये है कैलकाता, बॉम्बे, मद्रास। कैलकाता, बॉम्बे और मद्रास के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, इनके पास क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? जो केस है ओरिजिनली इन्हीं के पास आए। ठीक है, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इनके पास एक और चीज याद रखना, जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है। क्या? कि इन हाई कोर्ट्स के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि जितने भी सिविल केसेस हैं जिनके अंदर 20,000 तक की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, 20,000 तक की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, उनको ये हियर कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास, इन हाई कोर्ट्स के पास एक्सक्लूसिव ये राइट है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जाया जा सकता है। तो आपने ना रिट्स पढ़े होंगे, रिट्स, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है, सर्शियोरेरी। तो ऐसे आपने रिट्स पढ़े होंगे। तो रिट्स इशू करने का राइट हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जाया जा सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है?
जैसा हमने अभी पढ़ा, अपील, छोटे जो इससे लोअर कोर्ट्स हैं वहां से आपको कोई जस्टिस मिला है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपील ले रहे हैं हायर कोर्ट में, तो उसको एपीलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो इनके पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। जैसे सिविल केसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिविल केसेस की अगर हम बात करते हैं, तो अपील कैन बी मेड टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है इनके पास। और आप देखेंगे कि जैसे अपील, जिन भी केसेस में 5,000 की वैल्यू या उससे ज्यादा की वैल्यू इन्वॉल्व है, उनमें डायरेक्टली सबॉर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब देखो मैंने क्या बोला अभी। सो एज आई वाज सेइंग, द फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और द सेकंड इज एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोअर कोर्ट से अपील आ सकती है। नाउ आई टोल्ड यू कि हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो डायरेक्टली जा सकता है अपील। ठीक है, जैसे ये हाई कोर्ट है, इसके नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके नीचे क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो डायरेक्टली जा सकती है अपील हाई कोर्ट में, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो जो डिस्प्यूट है उसकी वैल्यू 5,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई लॉ है जो क्वेश्चन में होना चाहिए, कोई फैक्ट या लॉ होगा जो क्वेश्चन में होगा, तब जा सकता है। ये तो है सिविल केसेस के अंदर, दिस इज इन द केस ऑफ सिविल। ओके, अब हम क्रिमिनल केसेस की अगर बात करते हैं, तो क्रिमिनल केसेस के अंदर मुझे आपको मैंने बताया था उस वाले चार्ट में, ये देखो, क्रिमिनल केसेस के अंदर अब क्या आ रहा है, सेशन कोर्ट आ गया और एडिशनल सेशन जजेस भी हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर हम देखते हैं जो केसेस होता है वो कौन डिसाइड करता है, सेशन कोर्ट डिसाइड करते हैं, सेशन जजेस डिसाइड करते हैं। अगर सेशन जज ने 7 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी है, या सेशन जज ने कैपिटल पनिशमेंट दी है, इन दोनों केसेस में एपेलेट जुरिस्डिक्शन जा सकता है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की। अगर हाई कोर्ट बोलता है कि इस केस में लॉ क्वेश्चन में है, अगर हाई कोर्ट ने बोला कि इस पर्टिकुलर केस में लॉ क्वेश्चन में है, तो डायरेक्टली ये हाई कोर्ट के पास जा सकता है थ्रू अपील। क्लियर? ओके, अब हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनको कंट्रोल करने का काम या सुपरिटेंड करने का काम कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यहाँ पे कंट्रोल किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। उसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने अगर कोई प्रोसीडिंग दी है, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स मांग सकती है हाई कोर्ट, डिटेल्स हाई कोर्ट मांग सकती है। उसके अलावा कोई भी केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर भी हाई कोर्ट कर सकता है। ट्रांसफर या तो एक एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कर सकता है, या फिर खुद के पास ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये डिसीजन भी कौन लेगा, हाई कोर्ट, ये भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अब लोअर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट कैसे काम करेंगे, वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस पे रूल्स बना सकती है हाई कोर्ट। क्लियर? देन लास्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा अपना, वो ये हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। उसकी कितनी सैलरी होगी, अलाउंस होगा, कितने टाइम तक वो रहेंगे, सर्विस की कंडीशन कैसी होगी, ये सारी चीजें हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमने पढ़ा था जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है और किसके पास होगा, हाई कोर्ट के पास भी होता है। तो हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है, इसके अंदर कोई भी लॉ या ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो डिक्लेयर कर सकती है अगर लगता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्लियर? अब पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब हाई कोर्ट खुद सिर्फ सर्टिफाई कर सकती है कि कोई केस अपील के लिए फिट है या नहीं है इन सुप्रीम कोर्ट।
अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जा रहा है अपील के लिए, तो हाई कोर्ट बताएगी कि ये केस फिट है, ये जाने लायक है या नहीं है। क्लियर? अब देखिए, अब कुछ हाई कोर्ट की ऑटोनॉमी है, मतलब हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस इन चीजों के थ्रू। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है कैसे? पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट में कौन से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, ये जुडिशरी ही करती है, इसका लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही टेन्योर, कि कितने टाइम तक रहेंगे, वो टेन्योर होता है उनका एज ऑफ रिटायरमेंट तक, जो 62 ईयर्स है। हाई कोर्ट जब तक प्रेसिडेंट एड्रेस नहीं करता तब तक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता किसी भी केस में। तो अब ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्योंकि उनकी जॉब फिक्स है। ऐसे ही सैलरी अलाउंसेस, हाई कोर्ट जज, उनके पास अच्छी सैलरी, पर्क अलाउंसेस सब आता है और ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर लगा दी है तो चेंज करके कम नहीं कर सकती गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है पावर्स। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है कि वो हाई कोर्ट के जजेस की पावर या जुरिस्डिक्शन को कम कर दे, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उतना उनके पास रहेगा ही रहेगा। देन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के जजेस कोई ऑफिस ऑफ एमोल्यूमेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं ले सकते। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट का बताया था आपको, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट कभी भी उनको कह ही नहीं सकती कि भाई हम तुम्हें जॉब दिला देंगे। हाई कोर्ट के केस में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको कंसेंट दे दे तो जो रिटायर्ड जजेस हैं वो टेम्पररी ऑफिस के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। सो दिस इज अबाउट हाई कोर्ट। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर? अभी फिलहाल 25 हाई कोर्ट्स हैं। देन फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था? कैलकाटा हाई कोर्ट, 1862 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और सैलरी कितनी होती है हाई कोर्ट के जज की इंडिया के अंदर? इट इज 2.5 लाख मंथली सैलरी। अब हाई कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस है इंडिया के अंदर? तो वो कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस हैं। चलिए एक बार जल्दी से सबको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, देन विल एंड द क्लास। तो सबसे पहले हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था कि जुडिशरी क्या करती है? वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का काम करती है और लॉज लॉज को इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट इन द सेंस उनको इंटरप्रेट करेगी और केसेस में लॉज को यूज करेगी और उसके हिसाब से आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए जो जुडिशरी है उसका इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। फिर हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पढ़ा था, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ क्या है, इंटीग्रेटेड है। मतलब इंडिपेंडेंट कैसे, बाकी के जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो इस पे इन्फ्लुएंस नहीं दे सकते, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। और एट द सेम टाइम इंटीग्रेटेड है, क्यों? क्योंकि सारे जो ये जितने भी कोर्ट्स हैं ये सब इंटीग्रेटेड है। कि जो लोअर कोर्ट है वो हायर कोर्ट पे डिपेंड है, मतलब लोअर कोर्ट के जजमेंट्स हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं अपील, ऐसे उसके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, इस तरीके से वो इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर। तो इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? वही इंटीग्रेटेड वाला बात, इंटीग्रेटेड वाली बात, कि अगर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? सिविल और क्रिमिनल नेचर के कोर्सेज कर सकते हैं, ये कंसिडर करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी केसेस होते हैं वो ये डील करता है। और जो भी डिसीजन लिए गए हैं लोअर कोर्ट्स के द्वारा उन पे अगर अपील हो रही है तो वो ये कंसिडर कर सकता है। देन जितने सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इन्वॉल्व, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। देन हाई कोर्ट में वही लोअर कोर्ट से जो अपील आएगी वो हाई कोर्ट में जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने का काम करता है, उसके लिए रिट्स इशू हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो भी स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी केसेस होंगे उनका उनको डील करता है हाई कोर्ट। और छोटे जो अब इससे लोअर कोर्ट्स हैं उन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट। देन सुप्रीम कोर्ट, इसके डिसीजन सब पे बाइंडिंग होते हैं और ये हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है या फिर कोई केस को अपने पास ले सकता है। एंड हाई कोर्ट जो भी केसेस हैं वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे ट्रांसफर कर सकता है। फिर हमने पढ़े दो टाइप के लीगल सिस्टम, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, ये
जो क्रिमिनल लॉ है उसमें क्राइम से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो डील किए जाते हैं, राइट। और इस केस में जरूरी है कि पहले एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद ही वो कोर्ट में पहुंचेगा मैटर। सिविल लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया, ऐसे डिस्प्यूट्स, ठीक है। और इस केस में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। फिर हमने जुरिस्डिक्शन पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है। ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी और रिव्यू। ओरिजिनल का मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, एपिलेट मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, एडवाइजरी का मतलब होता है प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि हमें ओपिनियन चाहिए इस पे। और रिव्यू का मतलब है जो पहले ये डिसीजन ले चुका है सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर सकता है। फिर हमने फंक्शंस पढ़ा था। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। चीफ फंक्शन क्या है जुडिशरी का, कि लॉ अप्लाई करो स्पेसिफिक केसेस में और डिस्प्यूट को सेटल करो। ओके, नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ। इसमें हमने पढ़ा था स्टेयर डिसाइसिस, मतलब कि अगर किसी केस पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है और उस पे पहले जो भी डिसीजन रहा होगा जजेस का वो ही बाइंडिंग हो जाएगा। तीसरा, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लॉ लाया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो तो उसको ये स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है हमें, तो ये प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हो गया। देन सुपरवाइजरी फंक्शन, जो हाई हाई कोर्ट्स है, जितने भी हायर कोर्ट्स हैं वो सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, ये भी हमने पढ़ा था। एडवाइजरी फंक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में उसके पास एडवाइजरी फंक्शन भी है। क्या मतलब है? इसका मतलब है वो अपने एडवाइजरी ओपिनियंस कॉन्स्टिट्यूशनल के क्वेश्चंस पे दे सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अभी हमने पढ़ा, जो लोअर कोर्ट्स है उनपे सुपरवाइजरी का काम कर सकती है। इसके अलावा ये मतलब कोई पर्टिकुलर लाइसेंस या प्रॉपर्टी को कैसे एडमिनिस्ट करना है ये बता सकती है। देन फेडरेशन वाला, वो उसका क्या मतलब है? सेंटर और स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो भी सेटल करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और जुडिशियल इंक्वायरीज को भी सॉल्व करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। देन सिविल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो सिविल लॉ के अंदर क्या होगा? सिविल लॉ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सू कर दे, या फिर किसी भी एंटिटी को सू कर दे, जैसे कि एविक्शन का केस हो गया, डिवोर्स, कंज्यूमर इश्यूज, डेट, बैंक्रप्सी, ये सब आता है इसके अंदर। फिर हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ये दोनों है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर दोनों आते हैं, सिविल केस और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर आता है सिटी सिविल कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉजेज। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आता है सेशन कोर्ट, जिसके जज होते हैं सेशन जज, और चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, जिसके जज होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन जज, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसके जज होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों हैं। सिविल के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे सब कोर्ट जज, सीनियर सिविल जज, फिर उसके नीचे प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, और लास्ट में मुंसिफ कोर्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है मुंसिफ कोर्ट किसके अंदर है, तो ये सिविल कोर्ट के अंदर आता है, इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था कि चार टाइप के जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं सिविल कोर्ट्स में: सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी और एपेलेट। सब्जेक्ट मैटर का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप के केसेस को ये ट्राई कर सकता है। टेरिटोरियल मतलब अपने जोग्राफिकल लिमिट में जितने भी केसेस आते हैं उनको ट्राई कर सकता है, लेकिन टेरिटरी के बियॉन्ड नहीं। पेक्यूनरी का मतलब जो मनी से रिलेटेड केसेस हैं उनको ये कर सकता है। और एपेलेट का मतलब अगर कहीं और से अपील करके इनको केसेस आ रहे हैं तो ये भी वो कर सकते हैं। Then we talked about, lastly we talked about Supreme Court of India and High Court. तो सुप्रीम कोर्ट हमें पता है एपेक्स जुडिशियल कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है और फाइनल अपील का कोर्ट है कंट्री के अंदर। यानी कि एक बार इन्होंने जो डिसीजन सुना दिया उसके ऊपर अब आप दोबारा से नहीं जा सकते कहीं और किसी और कोर्ट में। तो हिस्ट्री क्या है सुप्रीम कोर्ट की? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए शुरू हुआ था। इसमें प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट के जो अपील्स होते थे, प्रोविंसेस और फेडरल स्टेट के जो डिस्प्यूट होते थे और जो अपील्स होते थे हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, वो सारे ये सुना करती थी। और बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी 1950 में। पहले इसमें एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस होते थे, आज इसके अंदर 34 जजेस हैं जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है।
इनके फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जुरिस्डिक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कॉम्पोजिशन में अगर देखा जाए तो जब 2 या 3 बेंचेस जजेस बैठते हैं तो उसको कहा जाता है डिवीजन बेंच, और अगर 5 या उससे ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? पहला कि इंडियन सिटीजन जो 65 ईयर्स से कम है वही इसमें एलिजिबल है, वो भी या तो वो हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 साल के लिए, या वो एडवोकेट रहे हो एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो काफी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। अब इसमें भी अभी मैंने आपको जैसे हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस का बताया था, ये शायद रह गया था। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे देखी जाती है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब उनका टेन्योर फिक्स्ड है कि जब तक 65 साल के नहीं हो जाते एक बार अपॉइंट होने के बाद तब तक वो रहेंगे। सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सैलरी अलाउंसेस उनके फिक्स्ड रहते हैं। पावर और जुरिस्डिक्शन उनका पार्लियामेंट में बिस ऐड हो सकता है, कर्टेल नहीं, मतलब आप उनके पावर बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंट उसके पावर उनके पावर बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को पनिश कर सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स कोर्ट बेस्ड ऑन आर्टिकल 129। एंड देन एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का सेपरेशन रहता है और ये इंटर रिलेट या इंटरफेयर नहीं करते हैं। देन कम्स हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पावर्स और फंक्शन पढ़ा था, जो अब आपको आई होप याद हो गया हो। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है, एपलेट जुरिस्डिक्शन आता है। आ, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है कि जो हाई कोर्ट है कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के, उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन द केसेस ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। इसके अंदर जो भी हाई कोर्ट है, ये वाले जो हाई कोर्ट है, इनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है 20,000 या उससे ज्यादा का, तो ये उन सिविल केसेस को ट्राई कर सकते हैं। देन ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्टली इनके पास जाया जा सकता है। और एपेलेट के केस में क्या होता है? या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जा सकते हैं या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो डायरेक्टली जाया जा सकता है अपील के थ्रू, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट से तभी जाया जा सकता है जब 5,000 या उससे ज्यादा का वैल्यू इन्वॉल्व हो, या फिर लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन हो, लॉ क्वेश्चन में हो, तब जाया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में जब तब होता है जब सेशन कोर्ट, सेशन जजेस 5 साल या 7 साल या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट सुना दे या कैपिटल पनिशमेंट दे दे, उस केस में जाया जा सकता है। ठीक है। ऐसे ही इनकी पावर्स हमने देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये कंट्रोल कर सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स पूछ सकते हैं, किस रूल्स चेंज कर सकते हैं उनके वर्किंग से रिलेटेड। एक कोर्ट को कोई भी केस है उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे कोर्ट से कोई भी रिकॉर्ड है किसी केस से रिलेटेड, वो ये मांग सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को खुद अपॉइंट करके उनकी सैलरी अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विस खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे इनके पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। मतलब अगर कोई लॉ है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? सो दैट्स, आई थिंक इतना काफी है। इसको पहले अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ, एक और पॉइंट रह गया कि हाई कोर्ट की ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस कैसे देखी जाती है। सेम चीजें जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि जजेस की अपॉइंटमेंट का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। टेन्योर इनका फिक्स होता है कि 62 ईयर्स। देन सैलरी अलाउंसेस इनकी फिक्स रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। पावर वही, पार्लियामेंट इनके पावर को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। देन रिटायरमेंट, अगेन रिटायरमेंट के बाद ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। बस एक इसमें एक्सेप्शन होता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसेंट दे दे तो जो रिटायर्ड जजेस हैं वो टेम्पररी ऑफिस के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी में भी। सो दैट इज about this, and I hope it is all clear to you. If you have any questions you can ask. I'll give you 10 seconds to ask your questions. Okay, so that's it for today's class. Thank you so much for joining it. Have a great day ahead.